If you haven't heard about Anchor, it's the easiest way to make a podcast. Let me explain. It's free. There is a creation tool that allows you to record and edit your podcast right from your phone or computer. Anchor will distribute your podcast for you so it can be heard on Spotify, Apple Podcast and many more. You can make money from your podcast with no minimum listenership. It's everything you need to make a podcast in one place. Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started. वाओ भी पॉडकास्ट में मैं हूं वासिफ बर्नी और शो का नाम है मीटअप। और आज है मीटअप में मेरे मेहमान रियाज अहमद, जो कि एक सर्टिफाइड ट्रेनर हैं और तकरीबन 24 साल के लगभग जो है वो इस फील्ड में अपना टाइम जो है लगा चुके हैं। एक किताब के ऑथर भी हैं और कमाल के आदमी हैं। तो शुरू करते हैं आज का शो मीटअप विद रियाज अहमद। अस्सलाम वालेकुम रियाज। वालेकुम वासिफ साहब, कैसे हैं रियाज? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए जनाब। मैं जनाब खैरियत से हूं और आपको वेलकम करता हूं मीटअप। अच्छा, मीटअप का जो है मैंने नाम ही इसलिए रखा कि भाई जो मेहमान हो ना रियाज, उसके नाम के साथ आ जाए। तो आज के शो का नाम आपके नाम और वो है मीटअप विद रियाज अहमद। तो लिसनर्स, रियाज के साथ अगर मैं इंट्रोडक्शन तो रियाज आपका दे चुका हूँ, थोड़ा बहुत जितना मेरा ख्याल है कि देना चाहिए मुझे, और फिर हम बात करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैं रियाज से पहली दफ़ा मिला था इलाही लिली में, जब मैं अपॉइंट हुआ था 1996 में। और रियाज भाई भी शायद उसी वक्त आप भी मौजूद थे या उससे कुछ अरसे पहले आए थे आप? मैं मौजूद था। मैंने इलाही लिली को 94 में ज्वाइन किया था। अच्छा। और उससे पहले 94। और उससे पहले उससे पहले बस तलाशे मार्च में सरगर्दा थे। मुख्तलिफ मेरी मास्टर जो कंप्लीट हुई थी, हाँ, वो 94 में हुई थी। और आपने मास्टर्स करते ही मैंने अक्टूबर माइक्रोबायोलॉजी में मेरा मास्टर जो है कराची यूनिवर्सिटी से माइक्रोबायोलॉजी। क्योंकि मुझे याद है कि जब हम पॉइंट में आते थे, मेरा और आपका पॉइंट भी एक ही था, वो जो सोसाइटी खयाम और महमूदाबाद वाला। ठीक है। और फिर जब मैं लिली में आया तो मैंने कहा ये वो लड़का है जो पीछे वाली सीट पे बैठा कुछ ना कुछ गाता रहता था। ऐसा ये गाने से भी काफी शगफ रहा है। जी हाँ, मुझे गाने का शौक है और पॉइंट के सारे लड़के लड़कियां मुझे जानते थे क्योंकि मैं अक्सर बावाज बुलंद गुनगुनाया करता था। और मैं लिसनर्स आपको बताऊं कि जब जाहिर सी पता है कि रेडियो तो मैं बचपन से कर ही रहा था, मगर जब लिली में आया था तो रियाज और मैंने मिलके ही एक हमारी कॉन्फ्रेंस होती थी, बड़ी आज़ाद किस्म की कॉन्फ्रेंस होती थी। तो उसमें मैंने एक चीज़ लिखी थी और वो गाई रियाज ने थी। ये भी 96-97 की बात है। जी। तो रियाज पहली कंपनी कौन सी? बिल्कुल ऐसा ही है। पहली लिली थी। प्रोफेशनली अगर मास्टर्स की कंप्लीशन के बाद देखा जाए तो पहली कंपनी इलाही लिली ही थी। हाँ। लेकिन उससे पहले मैं प्रोडक्शन में सीबा गायगी एक कंपनी होती थी प्रोडक्शन में, मैं लिक्विड एंटरटेनमेंट का वहाँ इंचार्ज था। अच्छा। तो चूंकि वालिद साहब की डेथ जो है वो 79 में हो चुकी थी। हाँ। तो तलाशे माश के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ता था। हाँ। तो मुख्तलिफ कंपनीज में मुख्तलिफ सिंफ में मैंने काफी काम किया है। हाँ। तो उससे पहले यानी मास्टर से पहले भी मैं जॉब में रहा हूँ और मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल्स में ही काम। मगर यानी कि जिसको आप कहते हैं कि जो प्रोफेशनली जब आप स्टडी के बाद जो है, हाँ, जो मेरी बेसिक ट्रेनिंग जो है मास्टर्स कंप्लीशन के बाद जो बेसिक ट्रेनिंग है वो इलाही लिली ने की है। पहला बॉस मैंने तकरीबन 9.5-10 साल तक काम किया है। 9.5-10 साल? पहले बॉस जो थे मेरे शुएब, हाँ, 9.5 साल तक। शुएब अहमद साहब पहले बॉस जो थे मेरे शुएब साहब थे। शुएब साहब बहुत ही स्ट्रिक्ट बॉस होते थे। हाँ। और बहुत ही ये समझते कि एनर्जी से भरे हुए। ये बात तो बड़ी जबरदस्त रियाज आपने कही है, क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू जो है
उन्होंने लिया था शोएब साहब ने, और मुझे ये लगा था कि अच्छा, आपका भी पहला इंटरव्यू लिया था? हाँ, और मुझे ये लगा था कि फार्मास्यूटिकल में सारे जल्लाद होते हैं। मगर क्या सीखा शोएब साहब से, क्या सीखा? मतलब मैं बताता हूँ, मैं पहले बात बताऊं कि मास्टर्स माइक्रोबायोलॉजी में कंप्लीट करने के बाद मैंने पहला इंटरव्यू जिंदगी का शोएब साहब को दिया था। अच्छा, शोएब साहब फार्मास्यूटिकल फार्मासिस्ट है, लेकिन वो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट से वो पूछने लगे एंटीबायोटिक के मुताबिक। तो हम तो नए नए पढ़े हुए थे, हमने जो जवाब देना शुरू किया है तो हम आधे घंटे तक जो है एंटीबायोटिक पर बोलते रहे उनके सामने, और वो हमें सुनते रहे। और जब हमारी गुफ्तगू खत्म हुई तो उन्होंने क्रॉस से जो है वो फॉर्म निकाला और उसको खुद ही भरा और कह रहे मैं बस आपको मिलवा रहा हूँ। जहीर साहब होते वहाँ हमारे HR में, जहीर बेग कह रहे बस अभी मैं आपको मिलवा रहा हूँ। और फिर शाहनवाज साहब से मिलवाया, जहीर साहब से मिलवाया, और उसी दिन जो है मेरा इंटरव्यू वाले दिन ही उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर बना दिया। रियाज, आपने शाहनवाज साहब को याद दिलाया, बड़ी मजे की बात थी। यानी कि मैं समझता हूँ साहब तो यार जिसने दिल्ली में काम किया हो उनको याद रहता। मैं ये समझता हूँ कि जो मेरी जिंदगी में पहला मोटिवेटर जिसको मैं कहूँ कि देखा मैंने कि मोटिवेटर होता क्या है, तो वो शाहनवाज साहब। जी हाँ, जी हाँ, जी। ये कि तुम्हारे साथ बात करके वो बंदे को अपने मुताबिक ढाल लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है, उनकी क्वालिटी थी। हमारी पुरानी याद ताजा हो रही है आपके साथ बात करके। मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ आपसे। अच्छा, फिर 10 साल 10.5 साल ये गुजरते गए, फिर लिली में आप प्रमोट हो गए या फिर आपने कहीं और छलांग लगाई? एक्चुअली यही लिली को छोड़ने का भी जो वो था ना, वो हर साल ब्राजील में भी जाते थे। हर साल ये होता था कि आपको प्रोडक्ट मैनेजर फॉर प्रोजेक्ट या ट्रेनिंग मैनेजर, ये 2 पोजीशन अनाउंस की हुई थी बाकायदा कि मुझे वहां पर प्रमोट किया जाएगा। लेकिन 3-4 वो करने के बाद, असेसमेंट सेंटर करने के बाद भी जब नहीं हुआ तो आई थॉट कि यार मेरे अंदर एनर्जी है, मेरे अंदर अल्लाह ने सलाहियतें दी हैं, मुझे मार्केटिंग भी पता है, तो क्यों ना कहीं और ट्राई किया जाए। सही, तो लकीली ऐसा हुआ कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा जो है वो इंसुलिन्स, पाकिस्तानी इंसुलिन्स लोकल मैन्युफैक्चर्ड, वो जाफा लेकर आ रही थी। अच्छा। और उनको एक ऐसा बंदा चाहिए था, उनको एक ऐसा बंदा चाहिए था जो उनका कार्टन भी डिजाइन करे, लीफलेट भी डिजाइन करे, डोजेज की जो है ट्रेनिंग भी दे और मार्केटिंग भी करे, कोल्ड चेन भी मेंटेन करना उसको आती हो। तो उनको ऐसा बंदा चाहिए था। और हमने 10 साल जो है इसी में लगाए थे, इंसुलिन में, लिली में सीखा यही था हमारा जो स्पेशलिस्ट के। तो उन्होंने मुझे एज असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर हायर किया। और 1 साल के ही अंदर मुझे वहाँ 4 प्रमोशंस मिल गई। और मैं असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर से प्रोडक्ट मैनेजर, उसके बाद असिस्टेंट बिजनेस यूनिट हेड, फिर बिजनेस यूनिट हेड। और एक ही साल में मैं 2 यूनिट्स को हेड करता था। आई का बिजनेस यूनिट था, और हार्मोन जिसमें इंसुलिन भी थी, फीमेल कंट्रासेप्टिव थे। वो सारी 2 डिवीजन को जो है मैं एज अ बिजनेस यूनिट मैनेजर हेड किया करता था। रियाज, मैं तो मेरी सलाहियत है जी, इसको मैं क्या कहूँ कि एक ड्रामेटिक चेंज आप कहते हैं ना कि जी अभी आप थे इलाय लिली के अंदर, अभी आप आ गए जाफा के अंदर। सारा जो है समझ लें, जो ह्यूमन रिसोर्स कह लें या कंपनी का एनवायरनमेंट कह लें, वो एकदम से चेंज। तो कैसे एडजस्ट किया? इसको मैंने बहुत डिस्कस किया था, क्योंकि एक इंटरनेशनल कंपनी, अमेरिकन कंपनी, आपको पता है मल्टीनेशनल का जो काम करने का स्टाइल है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। और फिर लोकल कंपनीज में भी जाफा का नंबर जो है वो बहुत ही ये समझ लें कि मिड से भी नीचे आता है कहीं, और वहाँ का माहौल ये सब। तो दैट वाज अ वेरी बिग चैलेंज कि यार मैं इसको कर पाऊंगा नहीं। लेकिन मुझे एक जापानी एग्जांपल जो है वो जहन में आती थी कि यार आपको उसका जो मफहूम इस तरह से कि जब आप कोई बड़ी छलांग लगाना चाहते हैं तो आपको 2-4 कदम पीछे हटना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं अपना करियर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा कीन था, और मुझे ये था कि मेरे अंदर अल्लाह मियां ने सलाहियतें दी हैं ग्रो करने की, तो मुझे थोड़ा सा पीछे भी हटना पड़ा। आप यकीन मानिए कि जब मैंने जाफा को ज्वाइन किया एज अ प्रोडक्ट मैनेजर, तो लिली से कम तनख्वाह पर ज्वाइन किया। अच्छा। लोग जाते हैं किसी दूसरी कंपनी में ज्यादा तनख्वाह के लिए ना। बिल्कुल। बट मैंने जो जाफा को लिली से कम तनख्वाह पर ज्वाइन किया था। और बात यही थी, मुझे पता था
कि मैं यहाँ पर अपनी सलाहियतें शो कर सकता हूँ, मैं इंसुलिन को लॉन्च कर सकता हूँ, मैं इंसुलिन को कहीं लेके जा सकता हूँ। तो वो मैंने वहाँ करके दिखाया, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में 4 प्रमोशंस भी मिली और इंसुलिन का बिजनेस ऐसा लॉन्च किया उनका कि अभी भी कभी वो मिलते हैं मुझे, जवाद साहब हैं, जमीन साहब, जो तो वो अक्सर मुझे ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में मिले, तो वो किसी को लिफ्ट नहीं कराते थे लेकिन मुझे गले लगा लेते हैं, कहते हैं यार आपने हमारी इंसुलिन बहुत अच्छी लॉन्च की। हाँ, ये तो बात है। देखो, और इंसुलिन लॉन्च करना भी कोई आसान काम है नहीं। तो फिर जाफा में कितना टाइम लगाया रियाज? जाफा में मेरे ख्याल में मैंने 2.5 से 3 साल जो है जॉब की थी। अच्छा, मगर वहाँ पे सारे फ्लेवर ले लिए आपने, प्रोडक्ट मैनेजमेंट के भी ले लिए, बिजनेस यूनिट के भी ले लिए। तो ये जो एक्सपीरियंस है ये सारा गेन हो गया, जो एक समझ लें आप कह रहे हैं कि 10 साढ़े 10 साल जो है लिली में लगाए, और वहाँ पे वैसे तो सारा एक्सपीरियंस होगा, मगर जो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो आपने 2-2.5 साल में जाफा में ले लिया। यहाँ पे रियाज हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तो आप सुन रहे हैं वाओ बी पॉडकास्ट और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू वाओ बी पॉडकास्ट और शो का नाम है मीटअप विद रियाज अहमद। तो रियाज, हम बात कर रहे थे जाफा में भी 2.5 साल गुजर गए, ठीक है, अब आगे गाड़ी चलती है। शादी हो गई थी लिली में ही या जाफा में हुई? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, शादी तो मेरी लिली में हो चुकी थी। दैट वाज अप्रैल का महीना था और सन जो था 98 था। 98 मैंने 2003 में छोड़ा है। हाँ, अच्छा। 2003 में मैंने लिली को छोड़ा है, फरवरी 2000 और 98 में मेरी शादी अल्हम्दुलिल्लाह अप्रैल के महीने में हो चुकी थी। और शादी पसंद की हुई थी या अरेंज हुई थी? ये सकूत आ गया एक बड़ा पर्सनल सा सवाल है। चले इसको ऐसा कर लेते हैं कि दोनों में से 50-50% ले लेते हैं, ठीक है ना? क्योंकि भाई रियाज को मतलब ये आप 50-50 ले लें, हाँ, या 50-50 ले लें, हाँ, कि एक्चुअली जो मेरी शादी हुई है मेरे एक दोस्त की बहन से हुई है, अच्छा, जो मेरे साथ ग्रेजुएशन में था। अच्छा। तो ये था कि कुछ जो है वो घर वालों की भी पसंद थी, कुछ मेरी पसंद थी। हाँ, ये बड़ी आसानी हो जाती है ना, देखें, ये बड़ी आसानी हो जाती है। और अमूमन तो मैंने यही देखा है कि घर पे लोग जो है माँ बाप, अब ज्यादातर तो हमारे जमाने में तो नहीं था, अब तो मेरा ख्याल है ज्यादा हो गया है, कि वो पूछ लेते हैं भाई अगर तुम्हें को पसंद है तो बता दो, वरना हमें बता दो या खुद हमें पसंद करके बता दो, दोनों चीजें। तो खैर माशाल्लाह 98 में शादी हो गई। बच्चे कितने हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा। जब मेरी 98 में शादी हुई तो 99 में अल्लाह ताला ने मुझे एक चांद सी बेटी दी थी। अच्छा, और उसके फिर 99 बाद 2000 में ही दूसरे साल ही मुझे बेटा भी अल्लाह ताला ने दिया। माशाल्लाह। तो ये अल्लाह ताला का बहुत करम है कि तो 2 बच्चे खुशहाल घराना अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों आजकल NIT में पढ़ रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो सही है जनाब, शादी भी हो गई लिली में, ठीक है, और फिर जाफा में, फिर जाफा के बाद जब आप क्या सफर शुरू होता है? जाफा का एक्सपीरियंस मेरा प्रैक्टिकल बहुत अच्छा था, और आप यकीन जानिए कि शायद मैं कंप्यूटर में इतना ज्यादा वो नहीं था, नो हाउ नहीं थी, बट ये सारा जाफा की प्रैक्टिस ने मुझे कंप्यूटर में भी मार्केटिंग जो है वो मैंने वहाँ करके दिखाई प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकली मेरे जहन में थे, मेरा शौक था, लेकिन वो सारा प्रैक्टिकली जो है वहाँ सीखने के बाद फिर मुझे मार्केट से डिफरेंट ऑफर आना शुरू हो गई। अच्छा, और अच्छा। उसमें एक ऑफर आई थी जो हमारे लिली के ही एक्स बॉस रह चुके थे, उनसे शायद मेरी मुलाकात लिली में तो नहीं हुई थी, लेकिन फिर वो नोवो के भी MD रहे, किशोर अब्बास जैदी साहब। अच्छा। तो किशोर अब्बास जैदी साहब अपनी फार्मास्यूटिकल लॉन्च कर रहे थे नोवेज इंटरनेशनल के नाम से। अच्छा। तो अगेन उन्हें भी एक ऐसा बंदा चाहिए था जो एक टीम बना सके, जो हायर कर सके लोगों को, और जो मार्केटिंग जो है उसको आती हो। तो नोवेज कंपनी की अभी कोई प्रोडक्ट भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ उनकी फैक्ट्री बनी हुई थी। तो उन्हें एक ऐसा बंदा चाहिए था जो प्रोडक्ट सजेस्ट करे कि ये लेके आए, मार्केट रिसर्च जिसको आती हो, IMS डेटा जिसकी नो हाउ हो, और फिर कम पैसों में भी हो।
अच्छा, ये क्या वजह है कि हम ये चाहते हैं रियाज, ये क्या वजह होते हैं ना जो, हाँ मैं ये कह रहा हूँ, पता नहीं क्या है ये वजह क्या है कि आप चाहते हैं कि कम पैसों में बेहतरीन काम हो जाए। अच्छा, यही सोच जो है बरक्स होती है, जो मैं देखता हूँ कि जो कंपनीज बड़ा फ्लरिश कर रही होती हैं तो वहां पे, या मल्टीनेशनल में उनके क्या है भाई, आप ये काम के लिए हैं वहां पर, हाँ आपके पास ये काम है, आपने ये करना है, इस तरह से करना है, इस तरह से करना है, उसके अलावा नहीं होता। हमारे यहाँ तो ये होता है कि जी अगर बस चले कुछ कंपनीज का तो वो कहें कि जी आप अपनी टेबल कुर्सी भी खुद साफ कर लें, ठीक है ना, और इसमें इन पैसों में सारी चीज हो जाए। तो ये मेरी समझ में आता है। भारत मजबूरी जो है, मैं इसलिए इस साइड से खुल के बात कर लेता हूँ कि मैं उस फील्ड में नहीं हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि हाँ भाई मजबूरी होती है तो लोग फायदा उठा लेते हैं उसका, और ऐसा ही है कि भाई कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस करना पड़ता है। मजबूरी नहीं, इसको वाजिब इसको मजबूरी नहीं, इसको मैं शौक कहूंगा। मुझे सिर्फ में ये करने का शौक था। अच्छा, पैसे अल्लाह ताला ये है कि दे ही देता है, जितनी आपकी जरूरत जो आपके नसीब में वो मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं। जी हाँ, जी हाँ, जी। तो काम करने का शौक, तो मुझे जहाँ काम करने का वो मिला ना चार्म, जैसे जाफा में देखें न्यू इंसुलिन आ रही थी, कोल्ड चेन मेंटेन करना, इट्स अ वेरी टफ जॉब, और इसको इसी तरह इसमें नोविन्स में जैदी साहब के पास जो कंपनी जो है उन्होंने बनाई थी, तो उसमें एक ऐसा लीडर चाहिए था उन्हें जो अक्रॉस द पाकिस्तान टीम को यूनाइट करके रख सके ना। अच्छा। और एक टीम लॉन्च करे। तो उन्हें ऐसा लीडर चाहिए था। उन्होंने फिर मेरे ख्याल में 4 घंटे का 5 घंटे का पहला दिन इंटरव्यू लिया। अच्छा, मुझे याद है शायद जुमे का दिन था, और मेरे जुमे की नमाज भी इंटरव्यू में निकल गई थी, मुझे ये भी अच्छी तरह याद है। अच्छा। कि 4-5 घंटे का 11 बजे उन्होंने बुलाया था, और मेरे ख्याल में 3-4-5 बजे जो है 3 बजे क्या या 4 बजे जो है वो इंटरव्यू मेरा खत्म हुआ था। वैसे रियाज, आपका क्या ख्याल है कि जब आप इंडस्ट्री में अच्छे काम किए हुए होते हैं, आपके कदम जमे हुए होते हैं और आपका एक्सपीरियंस होता है, और अगर किसी ने काम किया है अच्छा तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, तो फिर क्या इंटरव्यू की अहमियत तो वो रह जाती है कि जी ठंडे पसीने आ रहे हैं, पाँव कांप रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, या उसको आप इंजॉय करते हैं? अरे नहीं, जब वो तो फिर इस लेवल पे तो फिर एंजॉय होने लगता है ना जी। जब आपने, अब देखिए मैं भी कहता हूँ कि भाई मैंने फार्मास्यूटिकल में तमाम पोजीशन पर काम किया है, प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, प्रोडक्ट मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है। तो जब इतने उस पे काम कर लिया, आपको सब कुछ पता है। अब अगर आपका कोई इंटरव्यू लेता है या कोई आप जॉब के लिए भी इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वो जो इनिशियली लिली में देते हो वो बता कि ठंडे पसीने हैं या वो है, फिर तो नहीं रहता, फिर तो आप इंजॉय कर रहे होते ना आप। अच्छा, मुझे इंटरव्यूअर है उसके लिए भी परेशानी का बायस बन जाते हैं। रियाज, ठंडे पसीने से जो है मुझे एक सवाल जहन में आ रहा है, ये बताइए कि कौन सी हीरोइन पसंद है आपको? कौन सी हीरोइन पसंद है? हाँ देखिए, ये तो हमारी पॉडकास्ट में देखिए थोड़ा सा ड्राई हो रहा था ना, तो अब ठंडे पसीने से जो है मेरे जहन में आया कि भाई हीरोइन का पूछ लिया जाए। जाहिर सी बात है, फिल्में भी देखते होंगे, ड्रामे भी देखते होंगे, तो ये भी है कि इंसान है, हम सब, मुझे भी हीरोइंस पसंद है, मुझे हीरो भी पसंद है, तो वो हम साथ में इस तरह की गुफ्तगू भी जारी रखेंगे। ये भी था जी, इसमें चले इसमें लेकिन आप पाकिस्तानी हीरोइन की बात करेंगे या इंडियन हीरोइन की बात करेंगे? आप क्योंकि दोनों आप इंडियन की बात करें, आप हॉलीवुड की बात करें, आप किसी भी हीरोइन की बात करें, आपकी पसंद है, ठीक है ना। आप कहेंगे मुझे पाकिस्तानी पसंद है, मैं कहूँगा जी बल्ले बल्ले आपको पसंद है। तो वैसे आप बताइए हीरोइन कौन सी यार पसंद? बस असल में हमने असल में फिल्में देखना भी ना वो ग्रेजुएशन में ही शुरू की थी। उससे पहले चूंकि हमारे वाले साहब जो थे वो हाँ, एक मिनट आप नहीं बताएं, मैं बताऊं। हम रियाज को जो है लिली में कहते थे मौलवी, तो मुझे ये समझ में नहीं आता था कि भाई मौलवी क्यों। मैं तो ये देखता हूँ कि भाई ये गाता रहता है, ये करता रहता है, तो फिर पता चला कि आपके बड़ा सख्त था, और वाले साहब भी माशाल्लाह आपके जो है। अब आप बताइए, मैंने तो एकदम मुझे ख्याल आ गया था, तो मैंने कहा बताऊं। जी हाँ, नहीं, मेरे वाले साहब मस्जिद के इमाम थे, और भाई जो है वो 40 साल से इमाम है, आपको पता ही, आप तो आते रहे वहाँ पर। तो इसलिए हमारा फिल्में देखने का जो वो था, वो बचपन में तो बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी, क्योंकि सब वो इस्लामिक उससे थे।
तो ग्रेजुएशन में आगे हमने फिल्म देखना शुरू की। अच्छा। तो अच्छा। उस वक्त जो थी हीरोइन जो थी वो इंडिया, हाँ बॉलीवुड की, वो माधुरी दीक्षित जो है वही ज्यादा फिल्म भी कर रही थी। कमाल और की उसका 1 2 3 वाला तेजाब जो फिल्म है हमने मतलब दोस्तों ने बैठ के देखी थी। तो बस जब से वही पसंद आने लगी यार। यही होता है, हीरोइन तो वही पसंद, यही होता है, यही होता है, अब यही तक होता है। पसंद है। क्योंकि देखें रियाज, जब आप एक पोजीशन पे होते हैं, माशाल्लाह आपको अल्लाह ने इज्जत दी है, और आप एक किताब के भी, जिसके अभी मैं जिक्र करूंगा कि आपने एक लिखी है, एक वसी एक्सपीरियंस रखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ स्टाइल जो है बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। आप भी लोगों को यही हम बताना चाह रहे हैं कि जी पोजीशन हासिल करने के लिए सैक्रिफाइसेस भी होते हैं, मगर लाइफ तो चलती रहती है, उसका काम ही है चलना, नशे व फराज आते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और उसमें सारी चीजें होती हैं। तो हम पहुंच गए थे जनाब कहाँ पे, नोवेंस में पहुंच गए थे जैदी साहब के पास, ठीक है ना, वहाँ पे इंटरव्यू भी हो गया, फिर नोवेंस में ज्वाइन किया आपने। हाँ, नोवेंस में फिर मैंने एज अ बिजनेस यूनिट मैनेजर जो है उन्हें ज्वाइन किया। अच्छा। और कंपनी जो है, जैदी साहब ये कह रहे थे कि यार मुहर्रम आने वाले हैं जी, तो उससे पहले हम कुछ प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। अच्छा। तो हमने जल्दी जो है वो प्रोडक्शन बनवाई, और 2 प्रोडक्ट थी हमारी, एक लोसार्टन थी और एक लोराटिडीन थी। क्लाजीन उसका ब्रांड नेम है। अच्छा। और लोसार्टन जो है वो सारकोल शायद। ये तो एक एंटी हाइपरटेंसिव होगी और हाइपरकॉर्न, एम्लोडिपिन और हाँ एम्लोडिपिन। हाँ, तो यानी कि एक एंटी हाइपरटेंसिव तो ये थी 2 और प्रोडक्ट एंटी से जो है एलर्जिक एंटी एलर्जिक। जी जी। तो ये 2 प्रोडक्ट से हमने कंपनी लॉन्च की। हमने उसको जो है डॉक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराना शुरू किया, एक छोटा सा प्रोग्राम भी किया, अपने इंटरनल जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो भी की, और 2 प्रोडक्ट से ही अक्रॉस द पाकिस्तान हमने कंपनी लॉन्च की। उसके बाद प्रोडक्ट आती रही और कंपनी जो है उसका पोर्टफोलियो बढ़ता रहा। तो कितने दिन रहे यहाँ ये पे कि उसको जब यहाँ पर जी नोवेंस में? हाँ, नोवेंस में मैंने मेरे ख्याल में 3-4 साल रहा हूँ। अच्छा, 3-4 साल रहे। और इसमें आप बिजनेस यूनिट मैनेजर ही रहे? लेकिन इसमें बिजनेस मार्केटिंग डायरेक्टर था, मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग डायरेक्टर था जो है। ओके। यानी कि लिसनर्स, मैं आपको ये बताना चाह रहा था जब भी रियाज, मैं लिसनर्स को ये बताना चाह रहा था कि हम अभी सफ़र का हमने कहाँ से शुरू किया रियाज का, कि रियाज एज ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव लिली में रहे, उससे पहले भी इन्होंने काम किया, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते अभी हम नोवेंस तक पहुँचे हैं। 10.5 साल के कैरियर के साथ 2.5 साल मिला लें, और 15 साल का कैरियर पे हम आ गए, जहाँ पे आप मार्केटिंग डायरेक्टर की पोस्ट के ऊपर आ गए। और फिर अब यहाँ पे बनता है रियाज एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मिलते हैं। तो आप सुन रहे हैं वाओ बी पॉडकास्ट, मैं हूँ वासिफ बिरनी, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू वाओ बी पॉडकास्ट, मीटअप विद रियाज अहमद में मेरे साथ जाहिर सी बात है रियाज है, और रियाज हम ने नोवेंस को क्लोज कर दिया, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, तकरीबन आगे बढ़ते हैं। चलें, अब आगे बढ़ते हैं नोवेंस के बाद। नोवेंस के बाद जो है थोड़ा सा ये हुआ कि यार इतना सारा काम फार्मास्यूटिकल में कर लिया है। हाँ। तो अब कुछ बाहर जाकर देखा जाए, और कुछ देखा जाए कि अब्रॉड जो है वो काम करना कैसा लगता है। अच्छा, तो यानी कि पाकिस्तान से बाहर? आई डिसाइडेड के पाकिस्तान से बाहर। अच्छा। तो पाकिस्तान से बाहर जो है मैं दुबई जो है, वो हमारे एक अंकल हैं, उनका एक बहुत बड़ा बिजनेस है दुबई में, और वो है केमिकल्स का। अच्छा। ये साइंटिफिक सप्लाईज और तो मैं उनके पास गया, तो कुछ अरसा मैंने जो है वहाँ पे भी आपने थोड़ा सा फ्लेवर लिया। 8-10 महीने जो है, 8-10 महीने। मगर ये थोड़ी सी फील्ड बिल्कुल चेंज नहीं, इंटरनेशनल, मैंने कहा इंटरनेशनल वर्किंग जो है। जी। हाँ, बिल्कुल। फार्मास्यूटिकल्स में चूंकि मार्केटिंग डायरेक्टर तक आ चुका था, अब मैंने सोचा कुछ डिफरेंट करके देखा जाए, और ये भी था कि कुछ पैसे भी बनाए जाए। तो यानी कि सब कुछ नमकीन हो गया, अब कुछ मीठा हो जाए। आपने कहा मीठा हो जाए थोड़ा सा। हाँ, कुछ मीठा भी हो जाए, बिल्कुल। और फिर ये कि पाकिस्तान में काम कर चुके हैं जी, तो बाहर किस तरह से दूसरे कल्चर में, दूसरे कंट्रीज में, दूसरे एटमॉस्फेयर में
आप कैसा परफॉर्म करेंगे ये आपको पता नहीं होता, लेकिन आपकी ख्वाहिश होती है कि यार मैं वहां भी अच्छा परफॉर्म करूं। तो ये सोचकर मैं दुबई चला गया। दुबई में कुछ अरसा रहा और मेरी परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्होंने कहा यार हमारा कतर के अंदर एक और वो है, कुछ जरूरत है बंदे की। तो दुबई भी इसी तरह का है और कतर भी इसी तरह का है, तो व्हाई नॉट तुम कतर में जाके बैठ जाओ, मुझे रिप्रेजेंट करो। तो उनके बिजनेस को लेते मैं कतर में चला गया। अच्छा। और वहां पर जो मुझे बहुत ही याद आता है वो यह आता है कि कतर यूनिवर्सिटी में, जामा कतर में, मैंने 3 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था। वहां के जितने भी लैब इंचार्ज थे उनको मैंने पढ़ाया था कि हाउ टू हैंडल विद द हैज़र्डस मटेरियल। अच्छा। ये जितने भी एसिड्स होते हैं, बेस होते हैं, ये अगर लेबोरेटरी में है तो इनको कैसे हैंडल किया जाएगा, और अगर कोई स्पिल आउट हो जाता है, कुछ गिर जाता है, तो उसको कैसे जो है, अगर आपके जिस्म पे गिर जाता है, लेबोरेटरी में नीचे गिर जाता है, तो किस तरह से इसका जो है आप उसको। तो ये 3 दिन का मैंने जो है प्रोग्राम किया था। इसमें पोस्ट डॉक्टरेट डॉक्टर्स भी थे, अच्छा, लैब इंचार्ज भी थे और सीनियर लोग थे, ये कोई वो नहीं थे, बट इसमें मेल भी थे, फीमेल भी थे। तो जब हम वो करने के बाद, वर्कशॉप करने के बाद फीडबैक लेते हैं, तो जो लोगों ने कमेंट्स दिए थे वो मुझे अभी तक याद है कि अमेजिंग स्पीकर, अमेजिंग स्पीकर, और उन्होंने जो क्लैप किया था मेरे लिए 3 दिन का जब मैंने वर्कशॉप कंडक्ट किया। और नहीं, हम तो क्लैप हम भी करते हैं आपके लिए, आप थोड़ा सा हमें भी टाइम दें, हम भी आपके लिए क्लैप करते हैं। और ये लीजिए आपके लिए हो गई क्लैप। ओह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फिर रियाज क्या तो रहा? वो एक्सपीरियंस जो है मेरा कतर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का, वो बहुत अच्छा रहा। अच्छा। वहां से फिर मैं फिर ज्यादा नहीं रहा वहां। फिर मेरी मदर की तबीयत थोड़ी सी खत्म हो गई थी, तो मुझे जब पता चला तो फिर मैं वहां से वाइंड अप करके वापस आ गया पाकिस्तान। ये आपके सन में वापस आए यहाँ पे? वो जो फ्लेवर था, नहीं वो एग्जैक्टली मुझे डेट में याद करना चाहूंगा, लेकिन ये 1 साल का अरसा तकरीबन मैंने बाहर गुजारा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, सही। तो फिर वो मैंने 1 साल का अरसा वहां गुजारा। तो वो गुजारने के बाद पाकिस्तान आया, तो यहाँ पर फिर मेरे एक लिली कुलीग थे, एक्स कुलीग खुर्रम जकी। अच्छा अच्छा। वो भी एक चाइना से इंसुलिन इंपोर्ट करके ला रहे थे और एक कंपनी उन्होंने बनाई थी। यानी इंसुलिन जो चाह है, रहे थे कि कोई हमें इंसुलिन जो है आपसे चिपक गई थी, सही है? इंसुलिन की स्पेशलिटी ना डायबिटीज में मैंने इतना साल काम किया, लिली की बेसिक ट्रेनिंग थी। तो इंसुलिन का नाम देते ही मार्केट में नाम रियाज अहमद का सबके जहन में आता है। सही, तो सही, जो लोग भी इंसुलिन के बिजनेस में, वो रियाज अहमद को जानते जरूर हैं कि हाँ, अमंग डॉक्टर्स जितने भी जो डायबिटोलॉजिस्ट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर बासिस से लगा के और सारे जितने भी डायबिटीज में काम करने वाले लोग हैं, थोड़े से पुराने, अब जो नए आए हैं डेफिनेटली वो तो नहीं जानते, लेकिन जो 10-15 साल से वैसे मुझे रियाज बताएं, जो आपको बेहतरीन डायबिटोलॉजिस्ट मिले जिन्होंने आपके साथ काम भी किया, उनका भी थोड़ा सा याद करना। जैसे बासित साहब का आपने कहा, फिर एक अल मुस्तफा में उबैद, हाँ उबैद साहब वो भी हाँ वो थे। डॉक्टर उबैद बकाई में तो आपने मुझे डॉक्टर उबैद हाशमी को हाँ 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 हाँ, और बकाई में तो आपने बहुत काम किया है जो मुझे याद पड़ता है। जी हाँ, बकाई तो मेरा दूसरा घर बन गया, दूसरा घर। अरे मैंने वहाँ बहुत अच्छे काम किया। अच्छा, तो फिर आप किस कंपनी में? तो जब ये बकाई की जब बात चल रही है तो मैं बताता चलूं कि बकाई में जो ये इनकी एनुअल वॉक होती है, दैट आइडिया वाज गिवन बाय मी। इसका एप्रिसिएशन लेटर भी बासे साहब ने मुझे लिखा था कि ये इनका एक एनुअल इवेंट है बकाई का, कि वो वॉक करते हैं वर्ल्ड डायबिटीज डे पे 14 नवंबर पे। बड़ी अच्छी तो बात है, पहली वॉक जो है, बड़ी अच्छी बात है डॉक्टर साहब की कि उन्होंने आपको एप्रिसिएशन लेटर दे दिया। यहाँ पे तो लोग आइडियाज चुरा के जो है अपना नाम लगा देते हैं, और आप जब सामने आते हैं तो कुछ कहते ही नहीं है। तो ये तो आपको पता, बड़ी प्रैक्टिस है आम। और ये भी देखें, वही बात है कि आज आप डॉक्टर बासित साहब अच्छे आदमी हैं। जी जी, बहुत अच्छे अल्फाज में याद कर रहे हैं। तो उनको जब ये आइडिया दिया था, और मैंने ये सी व्यू के ऊपर जो है ना, वो सारा ट्रक में सामान रख के और सारे स्टॉल्स वगैरह वो सब मेरी सुपरविजन में जो है बने थे। अच्छा। और उनका पहला जो एंकर था
एंकर भी मैं ही था। वो सर, सारे वो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वो तो कहने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, फिर रियाज आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। फिर क्या हुआ? जी 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 जी, क्योंकि मुझे आना है आपकी किताब के ऊपर आना है, मुझे आपकी किताब के ऊपर आना है। जी जी, क्योंकि ईस्ट वेस्ट फार्मा के नाम से एक और कंपनी लॉन्च की गई खुर्रम ज़की के सुपरविजन में, और चाइना से एक स्पेशल इंसुलिन ग्लार्जीन जो है वो लेकर आए। अच्छा। और वो हमने अक्रॉस पाकिस्तान लॉन्च की। हाँ। अवेंटिस का ये कंपटीशन था, उनकी एक वो है इंसुलिन है, तो वही मॉलिक्यूल हम लेकर आए थे। जी जी। और उसको पाकिस्तान में लॉन्च किया, और एक साल में तकरीबन हमने 350 पेशेंट जो थे वो ले। अच्छा। दैट वाज आई मीन वेरी बिग सक्सेस। एक साल में आप 350 पेशेंट जो है अपनी इंसुलिन पर डलवा लें, ऐसा शायद मल्टीनेशनल भी नहीं कर पाती, लेकिन वो हमने कर लिया था। और वो ये माइलस्टोन जो था जिंदगी का, कि ये भी एक बड़ा वो रिकॉर्ड है कि इतने फर्स्ट ईयर में जो है पहली प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं और अपनी टेक्निकल प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। आपका कॉम्पिटिटर जो है वो मल्टीनेशनल है, और फिर भी आप 300-350 बड़ी बात है, कमेंडेबल है, दैट वाज अ बिग अचीवमेंट। तो फिर उसके बाद रियाज, इसके बाद फिर जो है मैं 2012 आ चुका है अब। हाँ। और 12 में मैंने जो है ये इनका कुछ ईस्ट वेस्ट कंपनी जो थी, इसमें कुछ फाइनेंशियल इनका कोई क्लैश हुआ था, दो पार्टनर जो थे खुर्रम ज़की साहब, तो इनको छोड़ के फिर मैं इस कंपनी को छोड़ के मैं आ गया था एज अ ट्रेनिंग मैनेजर फार्मिंगो में, जो कि आपका बड़ा ख्वाब था। और ट्रेनिंग से याद आया मुझे कि आपकी भी शायद ट्रेनिंग जो है इनिशियल डेवलपमेंट की वकी दुरानी साहब ने की थी, और मेरी भी उन्होंने ही की थी। ऐसे अच्छा, उनके साथ भी ये था कि वकी दुरानी थे। और मजे की बात ये कि जब भी जो सेल्स के लोग होते हैं वो जब भी ट्रेनिंग मैनेजर को देखते हैं ना, तो पहला ख्याल उनको ये आता है कि बस ट्रेनिंग मैनेजर बन जाओ यार, बड़ा जो है ना अच्छा है ये काम। क्योंकि आप स्पीकर होते हो, आप लीडर ऑफ द हाउस होते हो, आप जब ट्रेनिंग मैनेजर होते हो तो आप टॉप लेवल के लोगों को भी ट्रेनिंग दे रहे होते हो, उस वक्त वो भी आपके सामने बैठे होते हैं। और अदर देन दिस लोग ये समझते हैं कि बड़ा आसान काम है, जबकि दर हकीकत ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग मैनेजर के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। और उसको ज़रा सा बताइएगा कि फिर जब आप ट्रेनिंग मैनेजर हुए तो फिर सोच बदली, क्या हुआ, कि आगे किस तरह बढ़ते गए फिर? हाँ, नहीं, असल में मुझे आपके तो इल्म है कि किताबें पढ़ने का, शायरी पढ़ने का शौक तो बहुत था। बिल्कुल। और जिसको पढ़ने का शौक हो उसको पढ़ाने का भी शौक होता है। बिल्कुल। और मुझे अल्लाह मियां ने ये आर्ट दिया है कि मैं अपना मुद्दा जो है वो स्टेज पे खड़ा होकर बहुत ही उस लेवल पर आकर बताता हूँ कि जिस लेवल की ऑडियंस होती है। बहुत अच्छी बात की। तो ये अल्लाह ताला की खास करम नवाजी है मेरे ऊपर। बिल्कुल। ये अक्सर लोगों की नहीं होती। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, लेकिन उनको ऑडियंस की लेवल पे आने में वक्त लगता है, या वो आ नहीं पाते। और वो आना चाहते भी नहीं है। खास करम नवाजी है मेरी। रियाज वो आना चाहते भी नहीं है, वो सिर्फ वन वे रखते हैं। उसमें भी होते हैं अपने। वो हमने जब ट्रेनिंग में पढ़ा था कि इंसान जो है वो सवाल करने वालों से घबराता है। और मेरा या आपका, हम लोगों का ये है कि हम ये चाहते हैं कि लोग हमसे इंटरेक्ट करें, हमसे पूछें, इसीलिए तो आए हम। बिल्कुल। यही तो काम है। बिल्कुल। मेरा तो यही है। मैं तो ये कहता हूँ अपने ऑडियंस से, कहता हूँ कि जी आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चंस। बिल्कुल। जितने क्वेश्चन होंगे मेरी एनर्जी का लेवल बढ़ता रहेगा। और जितने आप क्वेश्चन नहीं करेंगे मेरा एनर्जी जो है वो कम होती चली जाएगी। तो रियाज, अभी हम रुकते हैं आपके ट्रेनिंग मैनेजर पे, और आप लोग सुनते रहिए वाओ बी पॉडकास्ट, और हम मिलते हैं एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू वाओ बी पॉडकास्ट। और मीटअप में आज मेरे साथ हैं रियाज अहमद। तो रियाज साहब, हम पहुंच चुके हैं फार्म ईवो में, जहां पे आप ट्रेनिंग मैनेजर। अच्छा, आप ये देखें इसमें कि हमने प्रमोशन जो है सारी कंपनीज का कर दिया, लिली का भी कर दिया, नोविन्स का भी कर दिया, सीबा गाई की भी आपने बता दिया, दाफा भी हो गया, फार्म ईवो के ऊपर आ गए। फार्म ईवो यानी कि बेहतरीन कंपनी, मैं बहुत पसंद करता हूँ फार्म ईवो के, तमाम लोगों को बहुत पसंद करता हूँ। तो बताइए आगे। फार्म ईवो में मैंने ज्वाइन किया, और पहला इंटरव्यू जो है वो
इरफान अहमद साहब थे, उन्होंने मेरा लिया जी। और उन्होंने कहा जी ठीक है, हम आपका इंटरव्यू तो ले चुके हैं, आप जो है एक डेमो दे दीजिए कि आप कैसी ट्रेनिंग देते हैं जी। उसके लिए उन्होंने अपनी कंपनी के बहुत ही तेज लड़के जो ये समझ लें कि हुडिंग वाले, और वो आए हुए भी मेरे ख्याल में यही नवंबर का ही महीना था। अच्छा। उसमें उन्होंने एक टीम जो है बड़ी, ये समझ लें कि शातिर लड़कों की बना के और वो बिठा, शातिर सेल्स के चीतों की टीम दी थी उन्होंने, है ना? चीतों की, बिल्कुल सेल्स के चीतों की टीम है वो बना दी। अच्छा, 2 HR से ऑब्जर्वर भी उन्होंने बुला लिए देखने के लिए। तो मुझे याद है कि उनका वेयर हाउस में जो है ये प्रोग्राम उन्होंने सेट किया, मुझे बुलाया। अच्छा, मैं पूरा एंटिसिपेट कर चुका था कि यार इस तरह से होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक अच्छी चॉकलेट की थैली जो है वो अपने साथ ले ली। तो मुझे पता था कि क्या होने वाला है। मैंने पूरा का पूरा सोच लिया था, अपने जहन में पूरा एक स्केच बना लिया था कि अगर ऐसा हुआ तो मुझे ऐसा करना है, ऐसा हुआ तो मुझे ऐसा करना है। कार्रवाई किस तरह डालनी है। मेरा डायबिटीज जी 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 बिल्कुल, और टॉपिक भी डायबिटीज था जिसका अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक्सपर्ट हूँ। तो मैं चॉकलेट लेके गया, तो जब मैंने सवालात ऑडियंस को देखा कि मुझे सवाल करना है तो जवाब देता था, तो मैं खास स्टाइल से टॉफी चॉकलेट जो है उछाल के जब देता था उसको पढ़, तो फिर वो ऑडियंस जो थी वो बहुत ही फ्रेंडली हो गई, वो ऑडियंस बहुत ही एक्साइटेड हो गई। और उनमें भी एक कंपटीशन हो गया कि कितने, तो वो भी जो मेरा डेमो था अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही ये समझ ले कि दोस्ताना माहौल में। तो वो ऑडियंस जो चीता थी वो उसने चीतापन अपना वो दिखा नहीं सकी, बट दे वर वेरी फ्रेंडली, बहुत ही दोस्ताना अंदाज में। और रियाज, उसको बहुत ही अप्रिशिएट किया गया। जी रियाज, 3 ऐसे नाम जो आपके इस पूरे कैरियर में जिनसे आपने सीखा भी, ठीक है ना, और जिनको आप समझ लें अपना उस्ताद मानते हैं। मैं एक नहीं कह रहा, मैं 3 ऐसे नाम आप मुझे बताएं। सबसे पहले तो नाम शुएब साहब का आता है, वो करियर के पहले उस्ताद हैं जिन्होंने सिखाया। फिर शाहनवाज साहब भी आते हैं, वो भी उस्तादों में से थे जी। और उसके बाद एक नाम है जो लोग बहुत मतलब ये कि बड़ा नाम नहीं लेते, लेकिन आमिर सलीम शायद आप जानते हैं। जी 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 जी, लेली में हुआ करते थे आमिर सलीम। उन्होंने मुझे बहुत सारी ऐसी बातें सिखाई। तो बहुत मतलब ये कि हम जैसे कहते हैं ना कि पॉजिटिव के साथ साथ उन्होंने नेगेटिव भी बताया कि यार ये नेगेटिव भी कभी कभी करना होता है और ये भी आपको आना चाहिए। और ये भी क्योंकि सेल्स की जो जॉब होती है ना वो नेगेटिव पॉजिटिव सब चलता है उसमें। अच्छा रियाज, तो मैंने ये सवाल क्यों किया, पता ही नहीं था सेल्स में। मैंने ये सवाल इसलिए किया और आपने वो बात बीच में कह दी कि कोई बड़ा नाम नहीं, जिसने आपको सिखाया है और आप बड़े बने हैं, तो वो आपकी नज़र में बड़ा है तो वो बड़ा है। और ये जो पॉडकास्ट पे जो मैंने मीटअप जो बनाया है वो बनाया ही इसीलिए है कि बहुत से लोग जिसको मैं इसका नाम गुदड़ी का लाल नूर खान नहीं रख सकता था, मगर हमारे पास बहुत से ऐसे लाल हैं, ऐसे जवाहिर लोग हैं, ऐसे हीरा जैसे लोग मौजूद हैं जिसका कि पता नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि जी कोई सेल्स डायरेक्टर है, कोई मार्केटिंग डायरेक्टर है, कोई जो है फ़र्ज़ कीजिए जो नॉर्मल कैरेक्टर्स करता है, कोई थिएटर का एक्टर है, कोई जो है सिर्फ स्टेज का जो है सिंगर है, तो वो अपने आप में एक स्टार हैं। और ऐसा है कि जो प्रोफेशनल्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, ये सब भी अपने अंदर अपनी एक स्किल्स रखते हैं। तो आपने आमिर सलीम का नाम लिया, आपने शाहनवाज साहब का नाम लिया, आपने शुएब साहब का नाम लिया। आमिर सलीम वाकई में मेरे उस्तादों में से हैं जिन्होंने मुझे नेगेटिव पॉजिटिव सारे एस्पेक्ट जो हैं वो बताए हैं। और बल्कि वो कहते थे कि आप मुझे धागा बांधें एज अ स्टूडेंट, और मैंने कहा जी हाँ हम मैंने कहा मैं धागा नहीं, आपको दस्तार बांधूंगा, दस्तार। सर देखिए तो मैं दस्तार बंद शागिर्द हूँ मैं उनका। वो धागा नहीं होता, वो होता है रस्म गंडाबंदी। तो वो गंडाबंदी जो है आपने उनके साथ की हुई है। तो अच्छा, और मजे की बात ये है कि ये जो फील्ड है ना, इसमें आपको नहीं पता कि हो सकता है एक बंदे से आपकी एफिलिएशन, आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा मिल रही है, मेरी उससे ना मिल रही हो, मुझे कोई और जो है कुछ और बता जाएगा। और इसी तरह मैं आपसे कहूंगा कि ऐसा होता है, 3 ऐसे आपके कस्टमर जिन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया हो, उनका नाम।
कस्टमर में सबसे पहला नाम तो बासी साहब का आता है, डॉक्टर। लेकिन बासी साहब से पहले वो जो हमने जिक्र किया उबैद हाशमी साहब का, जी जी, तो उन्होंने भी बड़ा, ये हमारे यानी पढ़ने पढ़ाने का उन्हें भी बहुत शौक है। बहुत शौक। और उस जमाने में जब हम मेडिकल रैप थे, हाँ, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं होती थी, तो हम एज अ मल्टीनेशनल जो इंफॉर्मेशन या जो रिसर्च पेपर वगैरह ले जाकर दिखाते थे, हाँ। तो उन्हें बहुत शौक था और वो बहुत वेलकम करते थे, पढ़ते भी थे। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि एक दफा तो मैंने उबैद हाशमी साहब को अपने एक प्रोग्राम में एज अ गेस्ट बुलाया था, हाँ। तो उन्होंने सबके सामने कहा कि यार डायबिटीज तो हमने रियाज भाई से सीखी है, हाँ। क्योंकि अगर ये हमें वो पेपर्स ला के ना देते और हमें वो डिस्कस ना करते, हमें वो पढ़ाते ना, हाँ। तो हमारी नॉलेज आज यहाँ तक नहीं पहुँचती। तो डायबिटीज तो हमने रियाज भाई से सीखी, ये उन्होंने मेरे एक प्रोग्राम में आकर कहा। सर तीसरा, तो ही वॉज वेरी काइंड, वेरी वेरी गुड। तो उबैद हाशमी साहब हो गए और उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, बासित साहब हो गए, इन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। फिर बकाई के सारे डॉक्टर हैं, जाहिद मियां हैं, मंसूर साहब हैं। तीसरे आदमी जाहिद मियां हैं या मंसूर साहब हैं? जाहिद मियां, हाँ जाहिद मियां। वैसे बिजनेस में सपोर्ट जाहिद मियां ने बहुत ज्यादा शायद ना किया हो, हाँ। मुझे जो बिजनेस में जो कस्टमर एज अ कस्टमर जो सपोर्ट किया था, वो किया था, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मुख्तार साहब। अच्छा। ये सैयद मुख्तार अली अलहमरा डायबिटिक सेंटर में होते थे, उनका इंतकाल हो गया है। जी। तो उन्होंने मुझे बिजनेस में बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा। तो मैं 3 नाम लूंगा, बासित साहब, उबैद हाशमी साहब और मुख्तार साहब। सही। अच्छा रियाज, मुझे ये बताएं कि ये तो सारी चीजें होती गई, आप फार्मिंगों में पहुंच गए, अपनी जो आपने किताब लिखी, और मैं ये कहता हूँ कि ये किताब जो है हर सेल्स के आदमी को पढ़नी चाहिए, क्योंकि असल जो मुझे जो चीज़ पसंद आई वो आम फहम में है, उर्दू ज़बान में है, ठीक है जी। और कम से कम वो पूरा माहौल क्रिएट कर देता है कि जो आगे आने वाला टाइम है इस सेल्स के अंदर, वहाँ पे गाड़ी चलानी किस तरह है। ऐसा ही है, तो थोड़ा सा इस किताब के बारे में बताइएगा, क्या सोचा, कब सोचा कि ये होना चाहिए, यूँ होना चाहिए, और फिर ये कैसे किताब छाप दी एकदम से, और किताब का नाम जरूर बताइएगा भाई, मैंने नहीं बताया। एक्चुअली मैं आता हूँ, मैं आपको बताऊं कि मैं मुख्तलिफ जो ट्रेनिंग मैनेजर्स की ऑर्गेनाइजेशंस होती ना आपस की, जी, उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन थी लाइफ साइंस ट्रेनर एंड एजुकेटर नेटवर्क, ये यूएसए वर्जीनिया में होती है। जी। तो मैं उसका मेंबर था, और उसमें मुख्तलिफ वो निकलते हैं मैगजीन जो ट्रेनिंग मैनेजर के लिए बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मेरा पढ़ने का चूंकि शौक था, तो मैं उसका मेंबर बना और उनके लिटरेचर को पढ़ता रहा, और फिर उनकी एनुअल कॉन्फ्रेंस में मेरा यूएस भी जाना हुआ। अच्छा। तो वहाँ पर सारी दुनिया के ट्रेनर्स जो हैं वो आए हुए होते हैं, उनका एनुअल इवेंट होता है, तो वहाँ पर मुख्तलिफ ट्रेनर से डिस्कशन हुआ मेरा, उनसे बात हुई, उनकी कुछ किताबें भी जिसने मुझे दी वो पढ़ी मैंने आकर, और यूएस में तकरीबन 6 महीने मैंने मुख्तलिफ ट्रेनिंग का काम भी किया और ये उनका सेशंस भी अटेंड किया। तो मैं यूएस में रहा तकरीबन 6 मंथ। अच्छा। तो मुख्तलिफ लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ ट्रेनिंग के हवाले से, फार्मास्यूटिकल भी और दूसरी भी। अच्छा। मुख्तलिफ लोगों से जब इंटरेक्शन हुआ और उनकी किताबें भी मैंने पढ़ी, मैं लेके भी आया साथ, तो फिर मेरे जहन में आया कि यार ये मैं चूंकि 9 साल से 10 साल से यहाँ हूँ फार्मिंगो में, जी। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर पाकिस्तान में मटेरियल जो है वो सिर्फ इस जबान में अवेलेबल है। मैं भी जो लेकर आया हूँ वो किताब सारे इंग्लिश में है। हाँ। नेट पर भी अगर मैं जाऊँ तो मुझे मटेरियल सारा इंग्लिश में मिलेगा, हमारी कौमी जबान में कुछ भी नहीं। बिल्कुल। तो मेरे जहन में आया कि क्यों ना यार ये सारा अपना तजुर्बा इतने सालों का, और ये जो किताबें मैंने पढ़ी हैं इसमें से कुछ चीजें अखज करके, हाँ, मैंने उसको एक तरतीब दी। तो वो तरतीब ये थी कि पहले 3 चैप्टर मेरी बुक के वो सेल्स और सेलिंग टेक्निक्स पर हो। अच्छा। एक चैप्टर उसमें बॉडी सिस्टम, जो एक मेडिकल रैप के लिए बहुत जरूरी है, बॉडी सिस्टम, 11-12 सिस्टम जो है बॉडी के, वो मैंने उसमें जो है उर्दू में वो डिस्क्राइब किया है। जी। तो 3 चैप्टर सेलिंग और सेलिंग स्किल्स के हो गए। चौथा चैप्टर जो है वो बॉडी सिस्टम का हो गया। 5वां चैप्टर जो है मैंने वो फार्माकोलॉजी जो है, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोलॉजी जो है वो सारा उसके ऊपर लिखा कि एब्जॉर्प्शन क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, एक्सक्रीशन कैसे होती है, सही। तो वो टर्मिनोलॉजीज जितनी है उसको डिस्क्राइब किया।
और फिर छठा चैप्टर और आखिरी चैप्टर थोड़ा सा माइक्रोबायोलॉजी, बैक्टीरिया के बारे में जो है वो जरूरी भी तो है। अगर ये इतनी 5-6 चीजें, हाँ 5-6 चीजें अगर किसी मेडिकल रैप को, चाहे उसका साइंस का बैकग्राउंड हो या ना हो, वो ये पढ़ लेता है और सीख ये लेता बहुत अच्छी बात तो कही मेरे कि ख्याल उसका साइंस का बैकग्राउंड हो या ना हो, वो ये बुक पढ़ लेगा तो उसको इतना फ्लेवर मिल जाएगा, इतनी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि वो किसी के सामने बैठेगा इंटरव्यू के लिए तो उसके दोनों पैर नहीं कांपेंगे, एक पैर कांपेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यही देखते हुए मैंने इन्हीं बिल्कुल जी 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 बिल्कुल, तो इसको देखते हुए मैंने बुक लिखी है और उस बुक को जो है फिर मैंने कुछ लोगों को दिखाया। उसमें पहला नाम है सैयद कासिम अली शाह साहब का। अच्छा। उनको मैंने जब वो बुक भेजी तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया। तो उनका मैंने उस किताब में भी तस्वीर भी और उनके मेरे मुताबिक के उन्वान से मैंने 3-4 लोगों का जो फीडबैक था इस बुक के बारे में वो लिखा। अच्छा, कासिम अली शाह साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया। अच्छा। और उसको जो है लिखा उन्होंने, मैं उनका बहुत ममनून भी हूँ सैयद कासिम अली शाह साहब का कि उन्होंने फिर उनका एक इंटरव्यू भी हमने किया था अपनी कंपनी के लिए, उसमें भी उन्होंने मेरी और मेरी बुक की जो है वो काफी तारीफ करी थी इंटरव्यू में। अच्छा। वो भी हाँ। और देखिए जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं और जितने भी आप समझ प्रोफेशनल्स हैं और अगर वो किसी चीज़ को इंडोर्स करते हैं तो मेरा मानना ये है कि यकीनन उसके अंदर इतना दम तो है कि कोई उसके साथ आके खड़ा होकर अपनी राय दे रहा है, वरना यहाँ पे बुक छपवाना जो है बड़ा आसान है। कितना टाइम लगा रियाज बुक को लिखने में और छपवाने में? हाँ ये बड़ा अच्छा वो है, तकरीबन मुझे है कि काफी 3 साल 2-2.5 साल 3 साल लग गए। अच्छा अच्छा। और इसको स्पॉन्सर किसने किया बुक को? और नाम अभी तक आपने नहीं बताया मुझे बुक का। हाँ देखिए उस बुक का नाम तो इंग्लिश में है लेकिन बुक जो है वो उर्दू जबान में लिखेगी, फार्मास्यूटिकल सेल्स करियर। सही है, ये मैंने इस बुक का नाम लिखा है। सही। फार्मास्यूटिकल सेल्स करियर में मैंने बताया कि 6 चैप्टर है, 3 सेलिंग स्किल्स पर है। तो वो सेल्स करियर में अगर कोई आना चाहता है, बल्कि मैं तो ये भी सोचता हूँ कि अगर ये जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, स्पेशली ये फार्म डी जहाँ पर होता है, वहां पर अगर एक मजमून रख दें फार्मास्यूटिकल सेल्स करियर का और इस बुक को एज अ रेफरेंस के तौर पर पढ़ाएं, तो जो लोग फार्मेसी करने के बाद या डी फार्मेसी करने के बाद फार्मास्यूटिकल सेल्स में आना चाहते हैं और वो पहले से ही इस बुक को पढ़ लें या एक कोर्स रख लिया जाए इस किताब के सिलेबस के मुताबिक, तो मैं समझता हूँ ये तमाम स्टूडेंट्स को, फार्म डी के स्टूडेंट्स को जो भी यूनिवर्सिटी के, ये जैसे ये जेटीएमसी वाले भी करा रहे हैं, कुछ लोगों ने जब ये आपकी बात सुनी होगी कि जब वो ये पढ़ लें किताब तो उसके बाद वो फैसला कर लेंगे सेल्स में नहीं आना, सेल्स आसान नहीं है। क्योंकि हमारे लिए पहले ये होता था, हम ये सोचते थे जब हम फार्मेसी में थे तो हम देखते थे अरे यार ये फलाना लड़का, अरे भाई इसको गाड़ी मिली भी है यार, अरे ये यार देखो यार ये तो यहाँ पे ये करता है, उसकी ड्रेसिंग देखो, उसके जूते देखो। फिर वो पता चलता था कि भाई उसका काम भी ऐसा ही है और उसको सुबह से शाम तक तैयार भी रहना है, चाहे गर्मियाँ हो, जून जुलाई हो, टाई तो पूरी ऊपर तक लगनी है। और हमें तो याद है कि वो लेली में तो इतनी सख्ती थी कि ऊपर का बटन तो आप खोल ही नहीं सकते थे। तो मुझे याद है कि मैं शुरू में जब गया था तो यूनिवर्सिटी से उठ के तो टाई वाई की तो आदत नहीं थी, तो 1 हफ्ते टाई लगाई तो 1 हफ्ते बाद बुखार चढ़ गया कि भाई ये तो आदत ही नहीं है जिस्म को। मगर एक वो जो आपकी ट्रेनिंग है ना वो आपको बहुत कुछ सिखाती है। तो रियाज आपकी किताब आ गई फार्मास्यूटिकल सेल्स करियर, जो आपने 3 साल की मेहनत के बाद लिखी और उसको बड़े बड़े लोगों ने एंडोर्स भी किया। अब इसकी अवेलेबिलिटी क्या है? आपके थ्रू मंगवाते हैं या ये मुख्तलिफ कुछ सेलेक्टेड स्टोर्स हैं, ऑनलाइन है, क्या है अगर कोई लेना चाहे? हाँ, ये 2 स्टोर्स पर भी अवेलेबल है। अगर उर्दू बाजार में प्रिंस बुक स्टोर है उर्दू बाजार के अंदर, बड़ा मशहूर है, वहां पर भी अवेलेबल है। और यूनाइटेड ये पब्लिशर्स हैं उनके पास भी अवेलेबल है। हाँ। और किसी को मंगाने तो मुझसे डायरेक्ट भी ले सकता है। अच्छा। 500 रुपीज ओनली इसकी जो है वो प्राइस रखी हुई है। बेहतरीन है। तो मैं समझता हूँ कि ये वर्थ है 500 में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल बहुत ज्यादा महंगी बुक नहीं है, लेकिन उनको जो इस करियर में आना चाहते हैं, जो इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही वर्थफुल बुक हो। हाँ, फिर ये हुआ रियाज कि आप जो है फेसबुक पे मुझे एक दिन नजर आए और आपने बताया, एक एड में आप मुझे दिखे और आपने कहा कि आपको सेल्स की ट्रेनिंग या और ट्रेनिंग कुछ करनी है तो आप एज को जो है ज्वाइन करें और अपने आप को और मजीद निखारें।
तो जब आप ट्रेनिंग मैनेजर गए, एक किताब के ऑथर भी हो गए, और फिर मेरा ख्याल है कि कोई कुछ और करने का सोचा, कोई और बहाना तलाश किया ज़िंदगी ने कि एक और पर्दा सीवी जो है वो तलाश किया जाए कि हाँ भाई अब ये वाला रोल करके देखते हैं। तो वो क्या है? जी बिल्कुल ऐसा है। मेरे जहन में और मेरे दिल में खूब से खूबतर की तलाश कह लें या कुछ डिफरेंट, कुछ मुख्तलिफ करना रहा है, इसीलिए मैं मुख्तलिफ डेजिग्नेशन पर भी रहा हूँ। अब ये है कि मैंने एक अपना इदारा बनाया है एज के नाम से। अच्छा। और ये एज जो है ट्रेनिंग कंपनी समझ लें आप इसे। और इसमें ये है कि हम ये सेल्स की ट्रेनिंग और मेडिकल की ट्रेनिंग, ये जो मेडिकल रैप को चाहिए होती है, जी। और इवन ये कि एचआर के भी कुछ सब्जेक्ट की ट्रेनिंग, चूंकि मैंने एमबीए भी कर लिया था नोविस में रहते हुए, तो उसमें यह है कि मार्केटिंग की ट्रेनिंग, ये मुख्तलिफ टॉपिक्स, सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग, फिर माइक्रोबायोलॉजी की लैब अगर कोई डेवलप करवाना चाहता है तो वो कैसे होगी, उसके टेस्ट वगैरह की अगर तो किसी को ट्रेनिंग ये जो ट्रेनिंग्स हैं ये कितने दिन के ऊपर है? ये वो है कि कितने दिन की ट्रेनिंग्स हैं ये जो आपके कोर्सेज आप ऑफर कर रहे होंगे? नहीं, मुख्तलिफ हाँ, ये मुख्तलिफ कोर्सेज की मुख्तलिफ ड्यूरेशन है। ये सॉफ्ट स्किल का तो आधे दिन का भी प्रोग्राम हो सकता है। अच्छा। कुछ जो है वो 2 दिन के भी प्रोग्राम होते हैं। Okay. तो हाँ, ये अकॉर्डिंग टू नीड, और इसको टेलर भी किया जा सकता है ना, कि अगर हमारे साथ हमारा कोई कस्टमर है, क्लाइंट है, और वही चाहता है कि हमें यही टॉपिक कराने और इतनी देर में कराना है, टाइम ड्यूरेशन ये होना चाहिए, जी, तो फिर हम उसको टेलर कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि कस्टमाइज सैटिस्फैक्शन प्रोडक्ट भी जो है कस्टमाइज बिल्कुल। और उसके अलावा एक A&R एस्थेटिक एंड रिजुनेवेशन जो है, ये मैंने एक कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो कॉस्मेटोलॉजी में, वो अब मैं ला रहा हूँ नियर फ्यूचर में। अच्छा। A&R कंपनी के नाम से, A&R साइंटिफिक, ओके। उसके नाम से जो है कुछ एस्थेटिक की कॉस्मेटोलॉजी की प्रोडक्ट जो है वो मैं मार्केट कर, क्योंकि सेल्स का तो आदमी कभी भी सेल से हटता नहीं है, उसके मन में सेल बसी रहती है। तो कुछ प्रोडक्ट जो है वो भी लाऊंगा ट्रेनिंग के साथ साथ। तो ये 2 काम जो है अब मैं ये समझ लें कि जिंदगी के ये शायद जो दौर चल रहा है बहुत सारी अचीवमेंट के बाद, अब मैं चाहूंगा कि मैं एक ट्रेनिंग में जो है ये एज मेरी करे, ग्रो करे अच्छी तरह, और कुछ मेरी प्रोडक्ट जो है कॉस्मेटोलॉजी आपके साथ A&R साइंटिफिक है वो चलती है। और असल में गुफ्तगू का जो पूरा मकसद था वो यही था कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी को किस तरह लेके चलता है, फैमिली का। अच्छा, फैमिली को पूरा टाइम दिया या भाभी को शिकायतें रही कि भाई आप इस दिन नहीं थे और उस दिन नहीं थे, जो होता है? नहीं, फैमिली से मैं बहुत ही ये समझ लें कि मेरा कनेक्शन जो है फैमिली से वो बहुत ज़्यादा है। बल्कि मैं जितने दिन मैंने आपको अब्रॉड रहने की स्टोरी सुनाई है, तो फैमिली से रोजाना टच में रहता हूँ। और मेरे ख्याल में अब इस मोमेंट में आके मैं नहीं, फैमिली के बगैर नहीं मैं नहीं रह सकता। फैमिली मेरी प्रायोरिटी होती है। डेफिनेटली फैमिली मेरी प्रायोरिटी होती है, क्योंकि सब कुछ आदमी जो कर रहा होता है वो फैमिली के लिए कर रहा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा भी जिंदा हैं, उनकी भी दुआएं हैं, फिर बच्चे हैं, बेगम हैं, सब फैमिली में मेरी जो इन्वॉल्वमेंट है वो मेरे ख्याल में एज कम्पेयर टू और लोगों से कर ले तो शायद मेरी ज्यादा है। रियाज, आपकी जिसको आपके समझते हैं कि सबसे बड़ी अचीवमेंट जिंदगी में क्या रही? यार मेरी जिंदगी तो पूरी अचीवमेंट से अल्हम्दुलिल्लाह भरी हुई है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि फाइनेंशियल नेगेटिव स्टेटस से काम करना शुरू किया, और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियली बहुत ही, ये समझ लें कि मेरी जिंदगी का 180 कहते हैं, ये 1 जो है बिल्कुल टर्न आउट है। 360 मैंने बहुत 360 टर्न आउट है। और अल्लाह ताला ने मुझे मतलब ये कि बहुत ही उससे उठा के आज रिग्रेट क्या है? चले, रिग्रेट क्या है जिंदगी से? क्या रिग्रेट? अल्लाह ताला का मेरे ख्याल में रिग्रेट ऐसा मेरा जिंदगी से कोई नहीं है। एंजॉय किया है मैंने जिंदगी को, हर लेवल पे एंजॉय किया है। एज अ मेडिकल रैप भी मैंने जिंदगी को एंजॉय किया, एज अ
ये समझ लें कि मार्केटिंग डायरेक्टर भी जिंदगी को एंजॉय किया। और अब एज अ ट्रेनिंग मैनेजर या एज अ मोटिवेशनल स्पीकर मुझे बात रह गई कि मुझे एनआईटी यूनिवर्सिटी में भी इनवाइट किया था, मुझे कतर यूनिवर्सिटी ने इनवाइट किया है, मुझे लियाकत जो ये हमारा हैदराबाद में है जहां शोरूम है लियाकत मेडिकल कॉलेज, इन लोगों ने, और पीपल्स यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, अच्छा, इन्होंने भी मुझे इनवाइट किया था। और मैं एज अ गेस्ट स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर इन यूनिवर्सिटीज में भी जो है मुझे बुलाया जा चुका है। और मैं वहां पर अपनी जो भी जिंदगी है और मेरी लर्निंग है वो मैं वहाँ शेयर कर चुका हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में भी, अब्रॉड भी, यूनिवर्सिटीज में जो है वो मेरी बातों को सुना है और मैंने लर्निंग वहाँ से हासिल भी की है। और जो कुछ रियाज, मुझे ये बताइएगा, दे सकता था वहाँ दिया। मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं कहूँ कि आप रियाज अहमद को एक लाइन में डिफाइन करें तो आप क्या कहेंगे? एक लाइन में मेरे ख्याल में मैं आई एम अ बोर्न टीचर। ओके। कुछ लोग एक्टर पैदा होते हैं, कुछ लोग वो हैं, मैं समझता हूँ कि मैं एक टीचर हूँ। और मैं जो भी मेरे पास होता है वो मैं जब तक समझा नहीं देता लोगों को तो मुझे चैन नहीं आती, या बता नहीं देता जब तक मुझे चैन नहीं। अच्छा, अब मुझे बताइएगा, समझता हूँ मैं बॉर्न टीचर, बॉर्न। 3 ऐसी आदतें आपकी जो आपकी बेगम को पसंद है और 3 ऐसी आदतें जो बेगम को जिनसे बहुत चिढ़ है। यार ये तो बेगम से ही सवाल बनता है, ये मैं क्या बताऊं। देखिए इसमें तो ये होता है ना, मुझे पता होता है ये बात मैं अपनी बेगम से करूंगा वो चिढ़ जाएगी, ठीक है, ये बात करूंगा तो वो खुश हो जाएगी। तो ये मैं समझता हूँ कि ये हम मर्दों से भी ये सवाल कर सकते हैं। मैं ये आपसे ये भी सवाल कर सकता हूँ, आपकी 3 बेहतरीन आदतें और आपकी 3 जो है ख़राब आदतें। तो मैंने इसलिए जो है बेगम का नाम लिया कि बताने वाला तो दूसरा होता है ना, हम तो खुद समझते हैं कि ये बुरी आदत हो सकता है उससे ज़्यादा कोई बुरी आदत हो जो दूसरों को ना पसंद हो, इसलिए पूछा मैंने। नहीं, शायद मैं ये है कि एक तो बड़ा ओपन होता हूँ फैमिली से, ऑनेस्ट होता हूँ, तो शायद ये बहुत ज्यादा बात पसंद है। अच्छा। फिर ये कि मेरी काफी मोहब्बत, इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। मैं कहीं बाहर चला जाता हूँ तो अक्सर अटैचमेंट रहती है, तो शायद वो बहुत पसंद है। ये तो मुझे पता है, आप जज्बाती बहुत है, ये मुझे पता है। ठीक है क्या, क्योंकि हम लोग जो है वो ये मेरे ख्याल में सबसे बुरी बात अगर कोई लगती है फैमिली को। रियाज, मुझे याद है हम किसी के इंतकाल पे गए थे, या तो रजा भाई थे हमारे साथ, उनके किसी का इंतकाल हुआ था, तो हम मजलिस में एक बैठे थे और वहाँ पे जो है हम मजलिस सुन रहे थे और तुम इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे, तुमने कहा कि यार ये तो मुझे रोना आ गया। तो मुझे ये याद है कि जज्बाती, बिल्कुल ऐसा ही मैं अक्सर फिल्मों में भी अगर कोई जज्बाती सीन आ जाए तो मेरी आंखों से खुद ब खुद आंसू निकल आते हैं, या कोई ड्रामा ऐसा आ जाए तो मुझे, चलो तो इवन ये कि बहुत ज्यादा मोहब्बत वाले सीन भी दिखा रहे हो ना, हाँ, उसमें भी रोना आ जाता है, तो उसमें भी रोना आ जाता है। हाँ, मुझे भी रोना उसमें आ जाता है कि देखो यार मैं नहीं हूँ इस सीन में। गुड। अब इसमें ये बताओ कि तुम्हारी फनकारी अच्छी दिखाई है। ये पसंदीदा फिल्म कौन सी है तुम्हारी, जबकि तुमने फिल्म कम देखी है? फिल्म मेरे ख्याल में तेजाब मुझे ज्यादा पसंद है। अरे बस, यानी कि माधुरी जिस फिल्म में है वो फिल्म तुम्हारी पसंदीदा फिल्म है। हाँ, जिस फिल्म में आ जाए वो। यस। अच्छा, अब प्रोग्राम के इख्तिताम में तुम अपने सुनने वालों को, जो तुम्हें जानते हैं या तुम्हें नहीं जानते मगर आज ये पॉडकास्ट सुन के मीट अप विद रियाज अहमद, वो यकीनन जान गए होंगे तुम्हारी स्ट्रगल्स को भी, तुम्हारी अचीवमेंट्स को भी, कोई मैसेज अपने सुनने वालों को अगर तुम देना चाहो? हाँ, मैसेज वैसे तो यह है कि सब लोग आजकल नेट अवेलेबल है और उस पे मैसेजेस काफी आते रहते हैं, व्हाट्सएप पे भी, उस पे भी। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि आजकल हमारे दौर में लोग जो हैं वो ऑनेस्टी के साथ नहीं चलते, बल्कि शॉर्टकट ढूंढते हैं कहीं भी कि यार बस ये कर ले तो ये हो जाए, ये कर ले तो मैं ये समझता हूँ कि आदमी को अपने से, अपने प्रोफेशन से, अपने लोगों से ऑनेस्ट रहना चाहिए। हाँ। जो आपके नसीब में है वो आपको मिल जाएगा, बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि रिज़्क ऐसे ढूंढता है आपको जैसे मौत ढूंढती है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप ऑनेस्टी से लेंगे, उसी रिस्क को ऑनेस्टी से लेंगे, ईमानदारी से लेंगे, तो आपको एक बड़ा मजा आएगा।
और आप हासिल भी कर लें कुछ चीज और बेईमानी से कर लें तो मेरे ख्याल में आप उसको रिग्रेट फील करते रहेंगे, हालांकि उसको एंजॉय नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। तो जिंदगी में हमेशा ऑनेस्टी जो है उसको रखना चाहिए, और जो चलने का तरीका है उसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो भले आप कितनी ही लंबी जर्नी करनी पड़े, आपको ऑनेस्टी के साथ खरामा चलते रहिए, कामयाबियां खुद जो है वो आपके पीछे आती है। तालियां भाई साहब आपके लिए, बहुत सी तालियां रियाज। और मीटअप विद रियाज में आज बहुत मज़ा आया और बड़ी यादें ताज़ा होती गईं। बहुत शुक्रगुजार हूँ रियाज आपका कि आपने इतना वक्त दिया इस शो को, और मेरी और इस पॉडकास्ट को, वाओ भी पॉडकास्ट को जो भी लोग सुन रहे होंगे, हम सब की दुआ है कि आप अपनी एज में जो है वो कामयाब हों, आप जो अपनी कॉस्मेटोलॉजी की प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं उसमें कामयाब हों, और जब आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तब फिर हम आपके साथ एक वाओ भी पॉडकास्ट करेंगे ताकि आप ये बता सकें कि ये प्रोडक्ट किस किस तरह फ़ायदेमंद है। एक दफ़ा फिर शुक्रिया रियाज, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर भी बहुत यादें ताज़ा हुई, मुझे भी बहुत याद आई चीज़ें हमारे साथ जो हमने काम किया, बल्कि वो याद होगा कि हम होटल पे बैठ के गाने भी बहुत गाया करते थे, कि जो है अपने बॉस को देखते रहते कि वो गए नहीं। और एक वक्त जो है जो फरीद अनवर, तुम मैं और फरीद अनवर, हम तीनों जब होते थे तो हम बहुत गाने गाए। और अगर याद हो तो वो घर पे मेरे PCHS में था, तो फरीद अनवर, मैं और तुम गाते थे हम, और कीबोर्ड हम बजाते थे, गुफ्तगू होती थी। तो इंशाल्लाह रियाज फिर हम पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे हमारे आज के मेहमान रियाज अहमद साहब, जिनका एक करियर पूरा उन्होंने आपके सामने बयान किया, और इस प्रोग्राम का बेसिक मकसद जो है वो यही है कि हम ये बता सकें कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में सीखता भी है, उसके साथ जो है नशे व फराज भी आते हैं, और उसकी एक उमंग होती है, उसका एक एम होता है, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसको वो अचीव करता 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 आगे जाता है, और कहीं पे वो अपना थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज भी करता है। जैसे अगर आप रियाज अहमद को ही लें तो एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से काम स्टार्ट करते करते मार्केटिंग डायरेक्टर तक पहुँचे, ट्रेनिंग मैनेजर तक पहुँचे, ओवरसीज़ में भी गए, कतर में भी ट्रेनिंग की, अमेरिका से भी ट्रेनिंग ली, और फिर आज अपनी प्रोडक्ट्स, अपना एक इदारा लेके बैठे हुए हैं। बहुत सारी नेक ख्वाहिशात। तो वाओ भी पॉडकास्ट के शो मीटअप विद रियाज में आज हम इख्तिताम को पहुंचते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।